नमस्कार साथियों अभी जो अपना क्लास 11th में यूनिट 4 चल रहा है और यूनिट 4 का आज जो है ये लेक्चर 5वां लेक्चर है, 5th लेक्चर। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आयनिक बंध के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया था। आयनिक बंध कैसे बनता है, आयनिक बंध के क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सारी चीज़ें अपनों ने पढ़ी थी। और उससे पहले वाले लेक्चर में अपनों ने लुईस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। मतलब अपन बेसिक से सारी चीज़ें समझ में समझते आ रहे हैं। थोड़ा दिक्कत रहती है क्लास 11th के छात्रों के लिए कि यार ये जो सिलेबस आया है ये बड़ा सिलेबस है, 10th में छोटी छोटी किताबें थी, अब बड़ी बड़ी किताबें। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चलना प्रारंभ करोगे तो मंजिल तो मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं कि आप जो है चलना स्टार्ट ही नहीं किया आपने और अरे बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें, ये कैसे पढ़ेंगे। कुछ नहीं है ऐसा। जो बड़ी बड़ी किताबें रहती हैं उनमें बहुत सारी तो एक्सरसाइज रहती हैं, रिपीट रहती हैं, कंपटीशन के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से दिए हुए रहते हैं। तो जो समझना है वो मेन चीज़ समझना है कि मेन चीज़ क्या, कहाँ पर क्या लिखी हुई है और उसको कैसे समझे ताकि उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। तो तरीके से पढ़ना है। तो केमिकल बॉन्डिंग वाला अपना चैप्टर चल रहा है, रासायनिक आबंधन, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग मतलब रासायनिक आबंधन, और रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मतलब इसमें इस वाले चैप्टर को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको आने वाले जो चैप्टर हैं, आप 12th में भी पढ़ोगे केमिस्ट्री, तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में बेसिक चीज़ें दी हुई हैं और बेसिक डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना आता है तो आप लुईस स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अगर आप लुईस स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो तो आप केमिकल बॉन्डिंग को नहीं समझ सकते। तो आज जो है अपन जो है केमिकल बॉन्डिंग का जो दूसरा पार्ट है आयनिक बंध समझ लिया आप लोगों ने। आज समझेंगे अपन सहसंयोजक बंध के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। सहसंयोजक बंध मतलब साझेदारी। तो क्या होता है कि कोई भी एटम, दो परमाणु आपस में अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ क्लोरीन, ये लिया मैंने क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना आता तो जल्दी से लिखोगे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये 3p5। ये संयोजी कोश या बाहरी कोश है, ठीक है। अब ले रहा हूँ, देखो ये क्लोरीन, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो एक और क्लोरीन ले रहा हूँ तो उस क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। समझने ध्यान से, इसके पास कितने, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। अब इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी साझेदारी में गिना जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी साझेदारी में भी गिना जाएगा। तो कुल मिला के अब इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 3 4 5 6 7 8। पहले अकेला था, उस कंडीशन में कितने इलेक्ट्रॉन थे, अकेला था तो 7 इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन जब इसने बॉन्ड बना लिया, अब इसके पास इन क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो साझेदारी करके कोई भी परमाणु क्या कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो ये स्टेबल हो गया। अब ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्टेबल। वो अस्थायी था, साझेदारी कर ली, अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। तो जैसे कि ये क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 प्लस दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा, ये पास में आए, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। देखिए आप, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। और आगे जाके क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा। ये क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड बन गया। ये क्या है, क्लोरीन का अणु है। इसको क्या कहा आप लोगों ने, Cl2 का मॉलिक्यूल कह दिया। तो ऐसे होता है मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो कहीं पे कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, कहीं पे अष्टक पूरा करने के लिए साझेदारी के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता भी होती है। जैसे यहाँ पर तो इस क्लोरीन को 1 की आवश्यकता थी, लेकिन आपको मैं और कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, उस वहाँ पर जैसे साझेदारी के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो रही है, उस टाइप से के एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो सहसंयोजक बंध में आप समझ गए हो ना, साझे की जब जो भी बॉन्ड बनता है वो किससे बन रहा है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बन रहा है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बना और ये क्या बनेगा, बंध बन गया। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ही है आपका, केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले आपको केमिकल बॉन्डिंग को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या होता है सहसंयोजक बंध, दो परमाणुओं के मध्य, ये 2 परमाणु लिए, 2 परमाणुओं के मध्य
इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बना बंध, इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बना बंध, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बना बंध क्या कहलाता है भैया? सहसंयोजक बंध कहलाता है। इस बंध के बनने में क्या क्या शर्तें जरूरत है, ये शर्तें भी लिख रखी हमने। पहली शर्त ये है कि बंध बनाने वाले परमाणु साझे के लिए बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन देते हैं। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा तो दूसरा भी एक ही इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा नहीं कि एक ने 2 दिए दूसरे ने 1 ही दे दिया। साझेदारी में तो बराबर चाहिए ना, कोई भी चीज पार्टनरशिप करेंगे तो बराबर, एक इलेक्ट्रॉन इसका तो एक इलेक्ट्रॉन इसका। अगर कोई एटम, जैसे कि मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा, तो एक ऑक्सीजन 2 दे रहा है तो दूसरे को भी 2 देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कोश में। कितने होते बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो साझेदारी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन इसको 2 दे रहा है तो ये भी इससे 2 दे रहा है, तो ये साझेदारी हो गई। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा। ओके, तो साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के अष्टक में गिने जाते हैं। पहला पॉइंट, बंध बनाने वाले परमाणु साझे के लिए बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन देते हैं। बराबर संख्या में दे रहे हैं, तू 2 देगा तो मैं भी 2 दूंगा, तू 1 देगा तो मैं भी 1 दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वो एक और ये है कि जितनी जरूरत है अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करना है इनको। तो जैसे इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितनी जरूरत थी? 2 थी, तो 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा किया। ठीक है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 की और जरूरत थी, तो ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ द्विबंध बन रहा है। तो द्विबंध में साझेदारी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 2 और 2 4। और जब एकल बंध बनता है तो साझेदारी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया ना? साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के अष्टक में गिने जाते हैं। इसका भी अष्टक पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। इधर क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो रहा, 2 2 4 2 6 और 2 8। ओके, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बीच के, ये इधर भी गिनूंगा मैं और इधर भी गिनूंगा, दोनों तरफ गिनूंगा। यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, साझा करने वाले दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। दोनों की कैपेसिटी, दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। भैया तेरे 2 कम पड़ रहे, मेरे भी 2 कम पड़ रहे, है ना? तेरा 1 कम पड़ रहा, मेरे भी 1 कम पड़ रहे, तेरे 3 कम पड़ रहे तो मेरे भी 3 कम पड़ रहे। तो यहाँ पर ये आपको मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी आपको सहसंयोजक बंध की। अब जो ये नियम बताए, इन नियमों के आधार पर मैं बताता हूं कुछ एग्जाम्पल, है ना? जैसे कि अमोनिया के अणु का निर्माण, ध्यान से देखिएगा, अमोनिया के अणु का निर्माण कैसे हो रहा है। अमोनिया के अणु का निर्माण देखिए, अमोनिया के अणु का निर्माण। ध्यान रखना बेटा, आप जो है जब भी मेरे जो देखो वीडियो तो किताब लेके बैठो आप, तो कोई दिक्कत नहीं। जब आप बुक से लेके बैठोगे तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ पाएगी सारी चीज़ें। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। ध्यान से देखिए, NH3 में कौन कौन से एटम है? नाइट्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम है। तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। N7, ये लिखा मैंने 1s2 2s2 2p3। कॉन्फ़िगरेशन मालूम है आपको कितना है? बाहरी कक्षा में इसमें इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। अब मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का 1s1, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो जो पहली कक्षा वाले एटम हैं उनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 और। ठीक है, कितना है? 1। पहली कक्षा में की कैपेसिटी 2 होती है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भरते नहीं है। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए साझा करने के लिए। और नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 5 तो है, नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन और। देखिएगा, ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 3 और। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे इसको? हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन आएंगे, तीनों हाइड्रोजन के पास 1 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखिएगा, तीनों हाइड्रोजन के पास आपके कितने हैं? 1 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को 1 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए साझे के लिए और नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करेगा। देखो, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन परमाणु से संयोग कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के साथ में भी गिने जाएंगे। तो अब नाइट्रोजन के पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 और 2 8। नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ये हाइड्रोजन के पास, ये और ये। ठीक है, दोनों ही मस्त हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अमोनिया के अणु का क्या होता है? निर्माण होता है भैया। ठीक है, मतलब कुल मिला के अमोनिया जब बना तो क्या हुआ? नाइट्रोजन प्लस
तीन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन के पास कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो आपको क्या मिल गया? अमोनिया मिल गया। ये होता है। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर सकते हो। देखिए एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। CH4 के अणु का निर्माण। आप इमेजिनेशन कीजिए कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, ये लिखा मैंने 1s2, 2s2 और 2p2। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा ये 1, 2, 3 और ये 4, प्लस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। और कितने हाइड्रोजन ले लिए अपनों ने? 4 हाइड्रोजन ले लिए। तो आपके पास जो बनेगा क्या बनेगा? CH4। तो CH4 कैसे? ये C लिया, 1, 2, 3 और 4। समझना। अब देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। हो गई बॉन्डिंग, हो गई। दिख रही है आपको? इस कार्बन के पास भी देखो ये हो गए ना 8 इलेक्ट्रॉन, 4 और 4 साझे कर लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझना। और हर एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये बंध बन रहा है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके ये बंध बना रहे हैं। इस बंध को क्या नाम देऊंगा मैं? सहसंयोजक बंध। क्या नाम देऊंगा? सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध के थ्रू ये क्या बना? मेथेन का अणु बना। ध्यान रखना, जो भी ये रहती है धातुओं में धात्विक बंध पाया जाता है। धातु और अधातु मिलकर आयनिक बंध बनाते हैं। और अधातुएं जो रहती हैं आपस में, वो क्या बनाती है? सहसंयोजक बंध। अधातु अधात्विक बंध के अधातुओं के बीच में क्या बनता है? सहसंयोजक बंध। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अधातु हैं, इनके बीच में सहसंयोजक बंध बन गया। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अधातु हैं, इनके बीच में क्या बन गया? सहसंयोजक बंध बन गया। इस तरीके से आप किसी का भी बता सकते हो। जैसे कि मैं आपके सामने लिखूं एक और एग्जाम्पल, H2 अणुओं का निर्माण। H2O जानते हो ना, H2O किसको कहते हैं? जल को। H2O अणु का निर्माण, जल। ये लिखा मैंने, जल के अणु का निर्माण। देखिए जल का सूत्र क्या होता है? H2O। अब H2O में क्या है? ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2 और ये लिखा बेटा मैंने 2p4। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको अष्टक पूरा करने के लिए? जल्दी से बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन। चलो, और हाइड्रोजन का तो 1s1, इसको कितना चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए? 1 और इलेक्ट्रॉन, तो 2 हो जाएंगे। इसके पास 2 और मिल जाए तो इसको कितने हो जाएंगे? 8। तो इसको तो चाहिए, हाइड्रोजन को तो चाहिए कितने? ऑक्सीजन को तो चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो देखते हैं। ये ऑक्सीजन और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हाइड्रोजन जिसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन ये उसका ये 1 इलेक्ट्रॉन ये है। अब इन्होंने अपना क्या है? अष्टक पूरा करना है इनको। ये अष्टक पूरा कर दिया इसने, ऑक्सीजन ने। ये हाइड्रोजन का संयोजी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास कितने गिने जाएंगे अब? 8 इलेक्ट्रॉन। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे बनाइए? 2H, ओके, और प्लस ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये मिलकर ये बन गया। ऐसे होता है भैया, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? तो ये सहसंयोजक बंध का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से अलग अलग कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग कंपाउंड का अपन कर सकते हैं। जैसे कि CCl4 बन रहा है, ये लिखा मैंने CCl4। तो कार्बन के पास अभी बताया था, कार्बन के पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते? 4। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते? 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लोरीन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। कार्बन को कितने चाहिए? 4। तो कार्बन कितने क्लोरीन परमाणु से सहयोग करेगा? 4 क्लोरीन परमाणु से। कार्बन को 4 चाहिए, क्लोरीन को 1 चाहिए, तो कार्बन कितने क्लोरीन परमाणु से सहयोग करेगा? 4 क्लोरीन परमाणुओं से सहयोग करेगा। तो 1, ये 7 इलेक्ट्रॉन, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 हो गए। अब देखिए इस कार्बन का अष्टक पूरा हो गया, ये अष्टक पूरा हो गया। ओके, ये अष्टक पूरा हो गया। क्लोरीन का ये अष्टक पूरा हो गया, दूसरा क्लोरीन का ये अष्टक पूरा हो गया, अगले वाले क्लोरीन का ये अष्टक पूरा हो गया, ये क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया। ऐसे करके यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगी ऐसे, ये CCl4। समझ में आ रहा बेटा? ये बॉन्डिंग तो साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों से बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पे। सहसंयोजक बंध के लिए ये शर्त है।
तो मेरे ख्याल से आपको इतने सारे एग्जाम्पल बताए तो आपको सहसंयोजक बंध के बारे में ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। समझ में आ रहा ना। अब देखिए सहसंयोजक बंध के प्रकार की बात करते हैं। तो सहसंयोजक बंध 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ध्यान से समझिएगा। सहसंयोजक बंध के प्रकार। सहसंयोजक बंध के प्रकार, सबसे पहले एकल सहसंयोजक बंध। एकल सहसंयोजक बंध, पहला पॉइंट, एकल सहसंयोजक बंध, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब 2 परमाणुओं के बीच एक ही बंध पाया जाता है। ठीक है, तो यह सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच में है ना। यह सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, एकल सहसंयोजक बंध। यह सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है, उसको क्या कहूंगा मैं? एकल सहसंयोजक बंध। जैसे कि मैं मान लूँ फ्लोरीन, ये लिखा मैंने, देखो फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और ये 2p5। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। ये लिखा फ्लोरीन के लिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा वाला फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। आगे जाएंगे, ये फ्लोरीन आपस में ये बिल्कुल पास में आ जाएंगे। इस तरीके से इस फ्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो रहा है और दोनों इस फ्लोरीन का भी अष्टक पूरा हो रहा है, इसका भी और इसका भी अष्टक पूरा हो रहा है। तो कुल मिला के क्या बन जाएगा? ये फ्लोरीन F2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? F2 बन जाएगा। अष्टक पूरा हो रहा है, F2 फ्लोरीन का क्या बन रहा है? अणु बन रहा है। समझ में आ रहा ना। तो यह सहसंयोजक बंध कैसे बनता है? 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या बन जाएगा भैया? बंध बन जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। ये हो गया एकल सहसंयोजक बंध। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? एकल सहसंयोजक बंध, यह सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनता है ना। और साझे के लिए क्या है? प्रत्येक परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी एक दे रहा तो ये भी एक दे रहा, शर्त ये वाली पूरी हो रही है। क्लियर है। अब है दूसरा, बात करें द्विसहसंयोजक बंध। द्विसहसंयोजक बंध, संयोजक बंध। तो यह सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बनता है। नोट कर लिए, द्विसहसंयोजक बंध क्या है? यह सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी द्वारा बनता है। ओके। और साझे के लिए प्रत्येक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देता है। द्विसहसंयोजक बंध में साझे के लिए प्रत्येक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देता है। एग्जाम्पल ले ले अपन यहाँ पे ऑक्सीजन का ले लेते हैं। चलो ऑक्सीजन O2, जैसे O2, तो ऑक्सीजन का देखिए O8, 1s2, 2s2 और 2p4। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया ऑक्सीजन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। क्या होगा? ये दोनों ऑक्सीजन पास में आ जाएंगे, इन दोनों का अष्टक पूरा हो गया। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा होगा। इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इसका भी अष्टक पूरा हो गया, दोनों का अष्टक पूरा हो गया। इसको ऐसे भी बता सकते हैं, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब ये 2 बंध बने ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के और 2 इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के। प्रत्येक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का योगदान देता है ना। 2 परमाणु के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा कौन सा बंध बनता है? द्विसहसंयोजक बंध। इसमें प्रत्येक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। प्रत्येक परमाणु 2 बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देता है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो कुल मिला के इसमें इस बंध को 2 रेखा के द्वारा प्रदर्शित कर दिया, इस बंध को 1 रेखा के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड कौन सा? द्विसहसंयोजक बंध है। फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये कौन सा है? एकल सहसंयोजक बंध है। अब बात करते हैं त्रिसहसंयोजक बंध। ध्यान से देखिएगा, तीसरा पॉइंट।
तीसरा त्रिसहसंयोजक ट्रिपल है ना, सहसंयोजक बंध, त्रिसहसंयोजक बंध, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अपन नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लेता हूँ, नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 और ये 2p3। समझना, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 5 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए? नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है, तो त्रिसहसंयोजक बंध के लिए क्या लिखोगे कि यह सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के मध्य 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है। त्रिसहसंयोजक बंध कैसे बनेगा? यह सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के मध्य 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनता है। इसमें प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है। प्रत्येक परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 3 इसके और 3 इसके, किसके कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी? 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। तो देखो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4 5। दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा? इसने भी 3 दिए और इसने भी 3 दिए, तो ये 1 2 3 4 5। ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। तो कुल मिला के क्या हो रहा है? ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? त्रिआबंध होता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी ये बात। क्लियर है? समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले अपनों ने सहसंयोजक आबंध क्या होता है, तो सहसंयोजक आबंध में क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके अपनों ने डेफिनेशन देखी कि 2 परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। इस बंध के बनने में ये शर्तें आवश्यक हैं, नियम आवश्यक है। पहला है, बंध बनाने वाले परमाणु साझे के लिए बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन देते हैं। देखा आप लोगों ने, सभी फ्लोरीन का एग्जाम्पल देखा, ऑक्सीजन का देखा, नाइट्रोजन का देखा, बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के अष्टक में गिने जाते हैं। जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं दोनों परमाणुओं के किस में गिने गए? अष्टक में गिने गए। साझा करने वाले दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसने इसके ग्रहण कर लिए, इसने इसके ग्रहण कर लिए, तो कुल मिला के दोनों का क्या हो गया? अष्टक पूरा हो गया। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपनों ने एग्जाम्पल भी देखे, सहसंयोजक बंध के प्रकार भी देखे, कौन कौन से? एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध। समझ में आ गया होगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करें फिर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। या सहसंयोजक यौगिकों के गुण लिख लेते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, इनके गुण लिखिए। तो सबसे पहला है भौतिक अवस्था। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला पॉइंट, किस किस में? ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे कि बात करूं कि आयोडीन, आयोडीन ठोस, द्रव, ब्रोमीन द्रव, गैस नाइट्रोजन गैस। बहुत बढ़िया बात है। तो ये खासियत है सहसंयोजक यौगिकों की कि ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, इनका गलनांक व क्वथनांक आयनिक यौगिकों की अपेक्षा, आयनिक यौगिकों की अपेक्षा, आयनिक यौगिकों की अपेक्षा कम होते हैं। भैया इनके जो गलनांक और क्वथनांक है सहसंयोजक यौगिक, इनके गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों की अपेक्षा क्या होते हैं? कम होते हैं। केवल हीरा, सिलिकॉन, कार्बाइड जो सहसंयोजक यौगिक है इनके जरूर क्या होते हैं? हाई होते हैं। वो अलग कंडीशन रहती है इनकी। जो बड़े आकार के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, वृहद अणु बना लेते हैं, उनके जरूर ये रहता है
के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए, बृहद आकार का अणु बना ले, तो उस कंडीशन में इनका गलनांक क्वथनांक क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इनके गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों की अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं। अब बात करें, तीसरा पॉइंट है विलेयता। विलेयता, तो ये अध्रुवीय विलायकों में, अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं, विलेय होते हैं। ठीक है, अध्रुवीय विलायक जो भी होते हैं उनमें विलेय होते हैं। और उसमें आयनिक यौगिकों में क्या बात करी थी, वो ध्रुवीय विलायकों में विलेय थे, ये अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। अध्रुवीय विलायक बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, इनमें क्या है, विलेय है। अगला है विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, चौथा पॉइंट, विद्युत चालकता। तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं भैया, कुचालक होते हैं। समझ में आ गया, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिशात्मक प्रवृत्ति। दिशात्मक प्रवृत्ति, दिशात्मक प्रवृत्ति, सहसंयोजक यौगिकों के बंध दिशात्मक होते हैं, इसलिए ये दिशात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। ओके, ये पॉइंट है सहसंयोजक यौगिकों के गुण। पहला पॉइंट है भौतिक अवस्था। तो सहसंयोजक यौगिक ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे आयोडीन है ठोस है, ब्रोमीन द्रव है, नाइट्रोजन गैस है। गलनांक और क्वथनांक, तो इनके गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों की अपेक्षा क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन कुछ बृहद अणु भी होते हैं, हीरा है, कार्बाइड है, इस टाइप के जो यौगिक हैं उनके जो है गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। फिर बात करें विलेयता। तो ये अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनमें क्या होते हैं, विलेय होते हैं। विद्युत चालकता, तो ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं भैया। क्यों होते हैं कुचालक, क्योंकि ये गलित और विलयन की अवस्था में भैया आयन वायन नहीं देते हैं। तो आयन देंगे तो चालक होंगे, तो ये गलित और विलयन अवस्था में आयन नहीं देते हैं, इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। दिशात्मक प्रवृत्ति, तो सहसंयोजक यौगिकों के बंध जो होते हैं वो क्या होते हैं, दिशात्मक होते हैं, है ना, दिशात्मक होते हैं, इसलिए ये दिशात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दिशात्मक का मतलब ये होता है कि अपन इनकी स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो इनके एंगल की बात करेंगे, इनके स्ट्रक्चर की, कि इनमें ये परमाणु जुड़ा हुआ है तो इस एंगल पे ये परमाणु जुड़ा हुआ है, तो एक फिक्स डायरेक्शन में है कि इस कंडीशन में ये परमाणु दूसरा परमाणु जुड़ा हुआ है कि CH4 में कार्बन से इस एंगल पे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो उसको कह रहे हैं अपन दिशात्मक प्रवृत्ति। तो बेटा आपको ध्यान से समझा होगा आपने, तो बिल्कुल समझ में आया होगा, और बुक्स का सहारा लिया होगा तो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आज हमने पढ़ लिया बहुत अच्छी तरह से सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक बंध कैसे बनता है, एग्जाम्पल्स देखे, सहसंयोजक बंध के प्रकार देखे, एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध, त्रिसहसंयोजक बंध, और फिर देखा अपनों सहसंयोजक यौगिकों के गुण। ठीक है साथियों, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, अपने साथियों को बताइए, जो आपके जो साइंस ले रखे हैं उन सभी को बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट मिल पाए और आप जो है साथ में रह के एक दूसरे की हेल्प करते हुए पढ़ पाओ। डिस्कशन करोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे तो पढ़ पाओगे। अभी क्या है, थोड़ा दिक्कत चल रही है, स्कूल अभी खुले नहीं है, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। जैसे आप स्कूल में जाते हैं 10 से 5 बजे तक स्कूल में बैठे तो रहते हो ना कुछ पढ़ते हो, तो ऐसे कुछ प्लान बनाइए कि 2 दोस्तों 3 दोस्त मिलके कि यार अपन जो है 2 दोस्त 3 दोस्त मिलके एक जगह अच्छी तरह से बैठ के उसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपन जो है स्टडी करेंगे, और रेगुलर अपन एक चर्चा में करेंगे कि कौन सा चैप्टर कर लिया, कैसे क्या है, तो थोड़ा पढ़ पाओगे, सीटिंग लगा पाओगे। और सीटिंग लगाना जरूरी है, नहीं तो समय तो ऐसे निकल जाएगा। फिर अगर 11वीं का बेसिक अगर अच्छे से नहीं हुआ
तो फिर 12वीं में अच्छे परसेंटेज बनाना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।